हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अवध वाले पार्ट को देखेंगे और साथ में बंगाल वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग को ही पता है कि अंग्रेज भारत में आ चुका है और इनके साथ फाइट लड़ता है, फिर इन्हें अपने में मिलाता है, फिर इनके साथ भी फाइट लड़ता है, फिर इसे अपने में मिलाता है। मतलब ये दो वाले पार्ट तो जीत ही चुका है अंग्रेज अपने हाथ में। और साथ में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनको भी देखा था कि इनके साथ भी किस तरह युद्ध लड़ता है और संधि करता है और फिर इसे अपने में मिला लेता है। मतलब एक एक करके और निजाम तो खुद मिल जाता है डर से ही। तो एक एक करके हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में ऑलमोस्ट सभी प्रांत है ना वो अंग्रेज के साथ मिल जाता है। बचता है कौन? अवध और हम बंगाल। तो उन्हें हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि और सबके साथ किया था। पहले यहाँ पे देखेगा कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो उनको टॉर्चर करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे ही उनका बेटा पोता आता चलता है तो वो कमज़ोर होता जाता है। जितना बाप शक्तिशाली या दादा शक्तिशाली हुआ करता था, इतना बेटा पोता तो नहीं होगा ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ आप भी अपने लाइफ में एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बाप दादा बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद के रख दिया है, मगर आप में से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इतना नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि रीज़न है कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। वो बहुत ही ज़्यादा, उनके पास बहुत ही ज़्यादा जो भी दिमाग हो या जो भी टैलेंट हो, वो अपने अकॉर्डिंग वो बहुत कुछ कर पाया, बट आप लोग नहीं कर पाते। बस उसी समय में ऐसे ही। तो उस समय में अंग्रेज का हिम्मत नहीं हुआ करता था कि हम इनके साथ युद्ध लड़े या फाइट लड़े। वो देखता है कब किस वक्त कमज़ोर हो जाए, फिर इनके साथ क्या करता है, युद्ध लड़ने की कोशिश करता है, फिर संधि करता है और एक दो संधि हुआ, फिर इसे क्या कर दिया, अपने में मिला लिया यहाँ पे। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अवध वाला पार्ट में थोड़ा सा देखिए क्या क्या एक महत्वपूर्ण। देखिए अवध वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे वहाँ भी शासक आते हैं और काफ़ी सारे शासक के समय काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी घटनाएं जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही का होती तो बहुत सारे घटना है, पर हमें ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है। जो घटना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करना है। तो एक करके हम सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे अवध। ठीक है, अवध थोड़ा सा देखिए। अवध देखने से पहले हम देखिए कि अवध पहले मैंने भारत में कहा था, तो इस वाले पार्ट में था। जैसे कि अभी हम आपको मैप में देखा है, अवध का जो राजा है ना, अवध के राजा ने मराठा और अंग्रेज के बीच में एक बफर स्टेट का रोल अदा करता था यहाँ पे। अब बफर स्टेट के मतलब पहले आप समझिए क्या होता है। आप यहाँ से समझिए, इस वाले मैप से आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये बंगाल है और सामान आपको यहाँ पे ले जाना है या इस वाले पार्ट पे ले जाना है या इधर ले जाना है। तो ये अवध होके ही आप देखोगे ना कि आपको दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाना है तो आपको यूपी आना पड़ेगा ना। बस यूपी आना पड़ेगा ना, सिंपल बात है। तो ये एक इसी को हम बोलते हैं बफर स्टेट के रोल में अदा करता था। अब अंग्रेज के माइंड में क्या होता था, ये चूकता था कि किसे किस तरह हम इसे अपने कब्जे अपने में मिला लें, ताकि कल की डेट में हमें जो भी टैक्स हो या जो भी कुछ हो वो मुझे देना ना पड़े या किसी से पूछना ना पड़े कि हम सामान यहाँ से यहाँ ले जाएं कि नहीं ले जाए, अनुमति ना लें। तो बस ये एक बफर स्टेट के रोल अदा करता था ना। आगे यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कौन शासक आते हैं अवध में। तो सबसे पहले शहादत खां आते हैं। अब शहादत खां के बारे में देखेंगे कौन कौन से एक महत्वपूर्ण पॉइंट या फैक्ट इनके समय काल में घटना हुई थी, हम इस चीज़ को देखेंगे। पहले यहाँ पे आप देखिए, ये है शहादत खां। कुछ इमेज बहुत ही पुराना हो चुका है, बट फिर भी हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अवध। ठीक है, यह अवध का पहला सूबेदार था। सूबेदार मतलब शासक हुआ करता था। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हमें बिहार का मुख्यमंत्री या यूपी का मुख्यमंत्री आप समझते हैं ना, बस यहाँ बस इसी तरह यहाँ भी आप समझ सकते हैं। इसे बुरहानपुर मूलक के नाम से भी जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शहादत खां को किस नाम से जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन में होगा बुरहानपुर मूलक। तो उन्हें आप टिक लगा सकते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया था। ये दो शहादत खां जो है ना, अपनी जो राजधानी है वो कहाँ बनाया था, तो फैजाबाद में अपनी राजधानी बनाया था। तो ये कुछ फैजाबाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि पहले हुआ करता था, अब कुछ ज़्यादा ही चकाचक हो चुका है फैजाबाद। एक चीज़ हम आप लोग को बताते हैं, ये सीधा क्वेश्चन वन लाइन के रूप में पूछ दिया जाएगा कि शहादत खां की राजधानी कहाँ था, तो फैजाबाद था। तो ये सब चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी में। इसके समय में नादिर शाह ने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर कर गिरफ्तार कर लिया था। तो ये बस नादिर शाह का नाम आप अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर देखते हैं सफदर जंग देखते हैं, और ये कुछ सफदर जंग का इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि हम कौन कौन सी एक महत्वपूर्ण घटना होती है, हम इस पॉइंट को फोकस करेंगे। बस एक ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है। यह शहादत खां का क्या था, भतीजा और दामाद था यहाँ पे। ठीक है, भतीजा भी था और दामाद भी था। इनको मोहम्मद शाह रंगीले ने अवध का क्या बनाया था, नवाब बनाया था। तो इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। बस इतना ही फैक्ट पॉइंट है। आगे आता है सिराज।
ये काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं सिराजुद्दौला जो कि एक अवध का ही नवाब में से एक था। यहाँ पे काफ़ी सारा अवध का नवाब हुआ करता था। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे आप किसी भी प्रांत लो या अभी प्रधानमंत्री लो तो काफ़ी सारे प्रधानमंत्री भारत के हुए ना, तो बस इसी तरह प्रांत का भी तो काफ़ी सारे यहाँ पे नवाब वगैरह होंगे। तो यह सफदरजंग का क्या था? बेटा था। इसके समय काल में ही सिराजुद्दौला आते। सिराजुद्दौला हम आगे पढ़ेंगे, जब बंगाल को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है? जो कि एक बंगाल का शासक हुआ करता था और बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था सिराजुद्दौला। तो इसके समय काल में क्या होता है, सिराजुद्दौला आते हैं, कहाँ पे आते हैं? तो अवध आते हैं। ही अगर मैं बात करने वाला हूँ तो अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था पूरे भारत में, ठीक है? ऑलमोस्ट आप हमको हम जैसे कि बताए ही थे कि काफ़ी सारे पास क्षेत्र के साथ, काफ़ी सारे प्रांतों के साथ युद्ध लड़ चुका है और सभी पे जीत अपना दर्ज करा चुका है। तो आप मामूली सा छोटा-छोटा बचा हुआ है, जैसे कि अवध को क्या मिलाने में टाइम लगेगा? एक बार में अंग्रेज मिला लेगा, क्योंकि सभी के साथ ऑलमोस्ट तो फाइट लड़ के जीत चुका है। तो अवध को मिलाने में तो बाएँ हाथ का खेल है इनके हाथ में, तो बस आराम से इन्हें मिला लेगा। तो इसी के समय में बात करें, शाह आलम दूती, ठीक है? जो कि दिल्ली का एक शासक हुआ करता था, उनको शरण दिया था और इसके समय में पानीपत तृतीय का युद्ध हुआ था और साथ में बक्सर का भी युद्ध लड़ा गया था। सब समय काल में ही लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग आप हाइलाइट कर सकते हैं। सीधा नाउ असफुद्दीन दौला आते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। असफुद्दीन दौला को यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। इसके समय काल में क्या-क्या एक घटनाएँ हुई थी, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ये उसने फैज़ाबाद की जो राजधानी, पहले फैज़ाबाद हुई करती थी, जैसे कि आप लोग को भी पता है, अब उनको चेंज करके लखनऊ कर दिया गया। तो सीधा क्वेश्चन है कि फैज़ाबाद से लखनऊ को राजधानी किसने चेंज किया था? तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा असफुद्दीन दौला होगा यहाँ पे। इसके समय में बात करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो वारिंग हास्टिंग था यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिएगा। नाउ इसने लखनऊ में इमामबाड़ा को बनाया था और इमामबाड़ा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमामबाड़ा में एक भी पिलर नहीं था, जो कि अभी भी आपको मिल जाएगा लखनऊ में यहाँ पे। नाउ अवध का अंतिम राजा का बात करने वाले, अवध का जो अंतिम राजा हुआ करता था, वाजिद अली शाह था और इसके समय काल में बात करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था यहाँ पे इसके समय काल में। और यहाँ पे बात करें, जब अंग्रेज 1856 में, कब 1856 में अवध पे कब्जा कर लिया और वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नज़रबंद कर लिया। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे कि अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अवध वाले पार्ट को देख रहे थे। 1856 का समय काल में ऑलरेडी आप लोग को पता है कि हम 1857 क्रांति देखने वाले हैं और 1857 क्रांति में अंग्रेज को ही जीत होती। हाल ही का अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता पूरे भारत में। तो अवध को मैं जैसे कि अभी बता दें कि अवध को मिलाने में टाइम नहीं लगेगा उन्हें, तो उन पे क्या करते हैं, उनके साथ युद्ध कोई नहीं लड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा शक्तिशाली होते नहीं है। तो बस उन्हें अपने कब्जे में लाता है। जो अवध के शासक थे उन्हें नज़रबंदी कर लिया। नज़रबंदी मतलब उन्हें, मतलब अवध से उठा के एक जगह पे रख देना, ताकि उनका फ़ोन कॉल या कोई मैसेज से किसी जनता के पास ना जा सके। यहाँ पे मालूम चले कल के डेट में जनता को कि इनका जिंदा भी है या मृत्यु हो गया या जो भी हो, ये सब चीज़ नहीं मालूम हो पाता है। तो बस उन्हें क्या करता है, नज़रबंदी कर लिया गया था और 1857 क्रांति में अवध को हड़प लेता है। हड़पने का एक कारण माना जाता है, ठीक है? 1857 क्रांति में जीत होता है और फिर इन्हें क्या करता है, अवध को भी अपने में मिला लिया जाता है, हड़प लेता है, ठीक है? तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग हाइलाइट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, अंग्रेज कौन था यहाँ पे? इस अंग्रेज का नाम ज़रूर याद रखिएगा, जो कि इसका नाम क्या था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है? महत्वपूर्ण पॉइंट है, सीधा पूछ लिया जाएगा। 1857 क्रांति के समय में अंग्रेज का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था हाल ही का। उससे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं, अ, भारत का गवर्नर जनरल ही हुआ करता था, बट आपसे भारत का गवर्नर जनरल भी पूछ सकता है या वायसराय भी पूछ सकता है, तो लॉर्ड कैनिंग को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा आप लोग हाइलाइट कर सकते हैं। तो देख लिए आप लोग किस तरह अवध वाले पार्ट को भी अपने में मिला लिया जाता है। अब बचता है क्या? बंगाल। तो हम बंगाल वाले पार्ट को देखेंगे, जैसे कि अभी हम आप लोग को दिखा रहे थे मैप में कि एक-एक करके सभी के साथ यहाँ पे युद्ध लड़ता है, फाइट लड़ता है, फिर इसे अपने में मिला लेता है। तो बंगाल काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इनको अपने में करने में थोड़ा-सा समय ज़रूर लगता है, बट इन्हें अपने में मिलाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वहाँ के जो इतना शासक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करता था, तो इन्हें आराम और ईज़िली से मिला लिया था अपने अपने पार्ट में। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बंगाल, और देखेंगे बंगाल के में काफ़ी सारे यहाँ भी शासक आते हैं और फिर इन्हें भी अपने में किस रूप में मिलाते हैं, एक-एक करके हम देखते चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देखने वाले जो बंगाल है, बंगाल का
प्रथम सूबेदार कौन हुआ करता था? तो सूबेदार मुर्शुदी कुली खां था, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था यहाँ पे। थोड़ा-सा इनके समय काल में थोड़ा-सा पहले आप इमेज अच्छा से देख लीजिए। ये है कुछ मुर्शुदी कुली खां, जिनको आप अगर हम इमेज थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि इनके समय काल में क्या-क्या घटनाएँ हुई थी, आप इस घटनाओं को आप आराम से और ईज़िली से याद रख सकें यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मुगल राजा फ़र्रुख़शेर ने 1717 में बंगाल का सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। किसे किया था? तो मुर्शिद कुली खां को किया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिएगा। फ़र्रुख़शेर ने 1717 में बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो आपके ऑप्शन में होगा मुर्शिद कुली खां। तो इन पॉइंट को भी आप हाइलाइट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखने वाले हैं, बंगाल भारत के सबसे समृद्ध, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ या बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भरा पूरा हर चीज़ के मामला में तो उपजाऊ वाले क्षेत्र था यहाँ पे। साथ में बात करें, अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली में लगाई थी और मुर्शिद कुली खां ने राजधानी था वो ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद कर दिया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सारे के सारे फैक्ट पॉइंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। इनके बाद यहाँ पे बात करने वाले, इसने बंगाल में इज़ेदारी प्रथा को भी चालू करवाया था और इसने बंगाल का राजस्व कृषि पद्धति को भी शुरुआत किया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जितने भी घटना हुई थी, ये सारे के सारे मुर्शिद कुली खां के समय काल में इतना घटना हुई थी। तो सीधा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा आप लोग के एग्जाम में कि 1651 में फैक्ट्री मुर्शिद कुली खां के समय में कहाँ पे खोली गई थी? तो हुगली में खोली गई थी। क्वेश्चन इस रूप में भी, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ चेंज किया था? तो मुर्शिदाबाद कर दिया था, ढाका से चेंज करके। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले शुजाउद्दीन आता है। शुजाउद्दीन का कुछ समय काल यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1727 से लेकर 1729 हुआ करता था। और ये कुछ आप शुजाउद्दीन का इमेज देख सकते हैं। अब इसके समय काल में क्या क्या घटना हुई थी, शुजाउद्दीन की बात करें तो शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार मतलब जैसे कि एक सपोर्ट के रूप में, जैसे कि आप हो, ठीक है, और आपको ये दो क्षेत्र और संभालना है, तो आप संभाल तो नहीं पाओगे, तो किसी एक को और आप बना दोगे कि भैया आप उस क्षेत्र को देखो, तो बस उन्हें आप नायब सूबेदार आप समझ सकते हैं, इन्हें बना दिया था। इनके बाद आता है सरफराज आता है। सब सरफराज का आप समय काल देख सकते हैं, 1749 से 1740, मतलब एक साल ही करता है। देखते हैं एक साल में उनका कुछ घटनाएं देखने की कोशिश करें। यह शुजाउद्दीन का बेटा था और इसके समय में बिहार का जो नायब सूबेदार था यहाँ पे अलीवर्दी खां था यहाँ पे, और इसने सरफराज को गिरिया का युद्ध में पराजित कर दिया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बंगाल ऑलरेडी बिहार को क्या किया था, बिहार का एक नायब सूबेदार बनाया था। अब उनके मन में हो जाते, क्यों ना हम उनके साथ फाइट लड़े और फिर हम उन्हें ही अपने कब्जा में मिला लें, और क्यों हम इन्हें टैक्स दें, हम ही क्यों नहीं राज करें। इंडिया का एक युद्ध लड़ा जिसमें पराजित कर दिया और नायब सूबेदार गवर्नर बन गया यहाँ पे। अब गवर्नर कहाँ का बन गया? तो बंगाल का बन गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड वाले पॉइंट होता है। का आप लोग देखते हैं कि शुजाउद्दीन नियुक्त करता है बिहार का नायब सूबेदार, और फिर आगे हम चल के देखते हैं कि यही नायब सूबेदार बहुत ही घातक साबित होता है बंगाल के लिए। अब अंग्रेज सिर्फ देख रहा है, यहाँ पे अंग्रेज सिर्फ देख रहा है कि चल क्या रहा है, किस रूप में कब कमजोर होगा। जैसे ही मालूम चला कि वीक हो चुका है पूरा तरीका से, तो फिर अंग्रेज इसके साथ फाइट लड़ेगा, फिर संधि करेगा, फिर इसे अपने में मिला लेगा। बस एक ही काम हुआ करता था अंग्रेज का। अंग्रेज बहुत ही समझदार होता था। ये नहीं कि आज किया और तुरंत जाके फाइट लड़ा, नहीं, थोड़ा सा रुकता था, संयम रखता था और फिर जाके फाइट लड़ता है। इसके बाद देखेंगे अलीवर्दी खां। काफी ज्यादा इनके बाद जो भी शासक आते हैं काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे बात। इसके समय काल में अगर हम देखने की कोशिश करें, यूरोपियन की जो तुलना है ना मधुमक्खी से किया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से किसने किया था? तो अलीवर्दी खां ने किया था। ना आगे यहाँ पे देखिए, और इसने मुगल राजा को कभी राजस्व नहीं दिया था। अब देख रहे ना, ये है अपना प्यारा भारत और सेंट्रल में मान लीजिए मुगल राजा यहाँ पे बैठा हुआ है और काफी सारे प्रांत इन्हें भी पैसा देते हैं। जैसे कि अभी भी हम लोग टैक्स के रूप में बिहार सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, ताकि पूरा मेरे बाउंड्री को सेफ्टी रख सके, या कल के डेट में हमें कोई चीज नीड चाहिए तो हमें दे सके, या किसी अदर को मदद कर सके। मगर इसने क्या किया, मुगल राजा को कभी राजस्व नहीं दिया। तो इस वाले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा बंगाल के शासक ने मुगल राजा को एक बार भी राजस्व नहीं दिया? राजस्व मतलब टैक्स नहीं दिया। तो सीधा क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अंग्रेज बहुत ही खुश होता है। अंग्रेज क्यों खुश होगा? क्योंकि वो तो चाहता ही था कि किस रूप में भारत में अपने फाइट लड़े, सारे के सारे कमज़ोर हो जाए, कोई एक-दूसरे को देखना ना पसंद करे। तो बस इस पल का ही तो इंतज़ार करता है। जैसे ही मालूम होता है कि ये सारे के सारे अपने एक-दूसरे को देखना नहीं पसंद करता है, फिर अंग्रेज सीधा की सीधा फाइट लड़ लेता है यहाँ पे और फिर संधि करता है, फिर मिला लेता है कि भई आप मेरे साथ मिल जाओ, हम आपको देंगे, आपको जो चाहिए वो हम आपको फुलफ़िल करेंगे। फिर देखते हैं इनके बाद इसने मराठा के खिलाफ क्या कहता है, एक वर्धमान का युद्ध भी लड़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग मराठा देखे थे, दोनों को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता। अली वर्दी खां का बात करें तो 3 बेटी थी, तीनों बेटी का शादी हो चुका था। अब यहाँ पे देखेंगे अली वर्दी खां का बेटा नहीं था, तो आप शासक कौन करेगा बंगाल में? तो बेटी का ही ज़ाहिर सी बात है कोई बेटा होगा या बेटी शासक करेगा बंगाल में। तो बेटी का शादी हो गया था। एक बेटी का नाम था घसीटा बेगम, जिसकी शादी कहाँ पे करवाया था? ढाका में करवाया था। एक बेटी का नाम था शौकत जंग, जिसकी शादी कहाँ पे हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। एक बेटी का नाम क्या था? अमीनो बेगम। अब अमीनो बेगम का जो बेटा था सिराजुद्दौला, ठीक है, जो कि वर्दी खा के क्या था? एक नाती था यहाँ पे। अब उनकी शादी कहाँ हुआ था? तो पटना था। आगे हम देखेंगे जो शासन कौन करता है? सिराजुद्दौला यहाँ पे शासन करता है। देखिए, हाल ही का एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, अब इनका भी तो बेटा होगा, इनका भी तो बेटा होगा, मगर अमीनो बेगम जो है ना, उनका ही बेटा क्या करता है? राज करने की कोशिश करता है, कहाँ पे? तो बंगाल पे। क्योंकि नवाब के रूप में एक यही नियुक्त होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये दोनों तो काफ़ी नाराज़ होंगे किससे? तो सिराजुद्दौला से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे कि अच्छा आप ही बन सकते हो, मेरा बेटा नहीं है क्या उस लायक? तो ज़रूर है भाई। तो ये दोनों क्या हो गए? दुश्मन हो गए। किसके दुश्मन हो गए? सिराजुद्दौला के दुश्मन हो गए। अब अंग्रेज़ तो खोजता ही कि भाई इनका कौन-कौन सा दुश्मन है, कमज़ोर पॉइंट तो मालूम चलता है अंग्रेज़ इनके साथ दोनों के साथ दोस्ती कर लेते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो 3 दुश्मन होंगे किसका? तो सिराजुद्दौला का। अब आगे देखेंगे सिराजुद्दौला के समय काल में क्या-क्या घटनाएँ होते हैं। हाल ही का काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। सिराजुद्दौला यह अलीवर्दी खां का नाती था। किसका नाती था? अलीवर्दी खां का नाती था, जो कि अभी हम यहाँ पे देखें इनके 3 दुश्मन थे। अभी हम बताए थे मौसी घसीटा बेगम, इनके बाद बात शौकत जंग, वो भी मौसी ही हुई करती थी, और अंग्रेज, ये 3 इनका दुश्मन था, जो कि वो कभी नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला कुछ अच्छा कदम करे। वो हमेशा वही चाहते थे किस तरह वो कमज़ोर शासक साबित हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ होता था। आगे यहाँ पे देखिए सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के नवाबों 1756 में मनिहारी का युद्ध में हरा दिया था। जो पूर्णिया का जो नवाब था, ऑलरेडी मालूम है कि उनका एक मौसी का शादी पूर्णिया भी हुआ था, तो उनको हरा देता है कब? 1756 में, जो कि एक मनिहारी का युद्ध होता है। और इसके समय में यूरोप में 7 वर्षीय का युद्ध होता है, अतः भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी ने बाउंड्री करना शुरू कर दिया जाता है। थोड़ा सा हम समझा देते हैं एक बात को यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि जो यूरोप है ना, यूरोप में भी अपने युद्ध होता है। जैसे कि फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है और ईस्ट इंडिया इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ। यहाँ पे मान लीजिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ। अब इनका कुछ संपत्ति तो भारत में भी है, भारत में भी फ्रांस के लोग हैं और यूरोप के लोग हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं कि भाई बाउंड्री करना शुरू कर देते हैं, कि बाउंड्री इसलिए करते हैं कि कल के डेट में फ्रांस है, वो सोचते हैं, फ्रांस सोचते हैं कि हम बाउंड्री कर लेते हैं ताकि कल के डेट में अगर इंग्लैंड अगर हम पे फाइट लड़ने की कोशिश करेगा या आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो एक सेफ्टी के रूप में काम होता है। इसी तरह इंग्लैंड भी सोचता है कि फ्रांस हम पे न करे, दोनों को एक दूसरे बाउंड्री करने लगता है। अब यहाँ पे होता है क्या, भाई बंगाल का शासक तो सिराजुद्दौला होता है, सिराजुद्दौला मना करता है कि आप दोनों बाउंड्री नहीं करेंगे। रीजन क्या होता है? फ्रांस तो मान जाता है कि ठीक है सर हम बाउंड्री नहीं करेंगे, मगर इंग्लैंड नहीं मानता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे सिराजुद्दौला ने मना किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माना बाउंड्री करने से। सिराजुद्दौला ने नहीं माना तो भाई सिराजुद्दौला तो गुस्सा होगा, भाई हम नवाब हैं, आप मेरी बातों को नहीं मानते, आप एक यूरोप से आए हुए हैं और आप मेरी बात नहीं मानेंगे। तो फिर सिराजुद्दौला क्या करता है यहाँ पे, घोड़ा पे चढ़ के सीधा जाते हैं और अंग्रेज का, ठीक है, अंग्रेज का जो फोर्ट विलियम पे क्या करता है, अधिकार कर ले, उनका जो किला है उस पे ही अधिकार कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इमेज से देखा है कि फोर्ट विलियम का किला किस रूप में दिखता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अभी भी आपको ये दिखेगा, ये है कुछ फोर्ट विलियम का किला यहाँ पे, इस पे ही अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है फैक्ट है। जब हम एमसीक्यू का बुक हो या एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के रूप में भी हम प्रोवाइड करें तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख सकता है ना। आगे यहाँ पे बात करें सिराजुद्दौला ने, ठीक है, कुछ अंग्रेज को एक कोठी में तो आप 10 बाय 10 कमरा समझ सकते हो, उसको छोटा सा एक कोठी था जिसमें काफी सारा अंग्रेज को क्या कर दिया था, बंद कर दिया, छोटा कोठी में बंद कर दिया, यहाँ पे काफी सारा अंग्रेज को यहाँ पे बंद कर दिया था।
इस घटना को हम कालकोटनी घटना के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कालकोटनी घटना इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक छोटा कमरा में लगभग काफ़ी सारे, हम बात करने वाले 146, लगभग 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। एक 10 बाय 10 कैमरा में 146 आदमी को बंद करना, समझ रहे हैं ना? सब आदमी खुद पे खुद हुमस से ही मर जाएगा, सांस भी सही से नहीं ले पाएगा। तो ये कालकोटरी की घटना कब हुई थी? काफ़ी एक महत्वपूर्ण 20 जून 1756 को होती है कालकोटरी की घटना, और उसमें 146 अंग्रेज को बंद कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके रख देता है। कौन? तो सिराजुद्दौला, जिसमें 123 अंग्रेज यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। 146 को पकड़ते हैं, 123 मृत्यु हो जाती है। हाल ही का जैसे ही सिराजुद्दौला आक्रमण करते थे, ये सभी के सभी भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और जो पकड़ाते हैं उनको पकड़ के एक कमरा में रख देते हैं यहाँ पे, फिर मृत्यु हो जाती है। और ये बचते कितने हैं? जब 23 बचते हैं, तो ये 23 में से ही एक जो अंग्रेज थे, इसका नाम क्या था? JL हॉलवेल था। ये बात इसने ही बोला था। इस चीज को भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि हम लोग 146 आदमी थे, जिसमें 123 की मृत्यु हो गई है और बचा क्या? 23 में से एक इसने ये बात बताई थी। तो ये पॉइंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखते हैं, अब ये सब सारे घटना हो गई तो क्या हो गया? संधि करेगा कि हाँ सिराजुद्दौला, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, आप जो भी बोलेंगे हम आपको बातों को मानेंगे यहाँ पे। तो एक संधि होती है, इस संधि का नाम क्या होता है? अलीनगर की संधि होती है। जब कहाँ कब होती है? तो 1756 में होती है। अब भले ही अंग थे, पहला ऐसा शासक था जो कि अंग्रेज को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था यहाँ पे, और अंग्रेज भी डर से भाग गया था यहाँ पे। ऑलमोस्ट आप देख रहे थे कि अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, मैंने 123 अंग्रेज को मार दिया था यहाँ पे। तो फिलहाल अंदर से तो जाहिर सी बात है दुश्मनी तो है, मगर ऊपर से उससे सॉरी वॉरी माफी भी मांगता है। सिराजुद्दौला भी उनको माफ कर देता है। फिर इस संधि में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? एक अंग्रेज का गवर्नर, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। और इस संधि के अनुसार कंपनी को पुनः अधिकार वापस दे दिया जाता है, जो भी अधिकार था उन्हें वापस कर दिया जाता है, और कंपनी अपने क्षेत्र को बाउंड्री करने का भी अनुमति मिल जाता है। साथ में सिक्का डालने का भी अनुमति मिल जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, संधि होता है, मगर जो भारत के शासक या बंगाल के शासक देख रहे हैं, इतना ज़्यादा कठोर नहीं था। उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम आपको माफ़ कर देते हैं, आप बॉन्डिंग कर सकते हैं, मगर ऐसा गलती मत कीजिएगा, हम जो बोले मेरी बातों को मानिएगा। ये बात बोल के अपना बॉन्डिंग वगैरह वापस सब कुछ कर दिया। बॉन्डिंग वगैरह आप घेर सकते हैं, साथ में सिक्का वगैरह भी ढाल सकते हैं। मगर अंग्रेज तो बहुत ही शैतान था ना, वो हमेशा चाहता था कि किस रूप में आप कमज़ोर हो। मगर आगे यहाँ पे हम देखेंगे एक प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध से होने से पहले कुछ संयंत्र देखेंगे। क्या संयंत्र होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। तो रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित अधिकारियों को अपने में मिला लिया था। जो बात करने वाले सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला का काफ़ी सारा, भाई वो अकेले तो फाइट नहीं लड़ेगा, उनके काफ़ी सारे सेना होंगे, उन सेना के साथ साथ बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे उनके पास पैसा भी चाहिए। भाई युद्ध लड़ने जा रहे हैं या किसी के साथ फाइट लड़ने जा रहे हैं या किसी चीज़ को चलाने के लिए काफ़ी कुछ की जरूरत पड़ता है। तो बस इन सभी को अंग्रेज अपने में मिला लेता है और फिर फाइनली एक युद्ध लड़ता है, जिस युद्ध का नाम होता है प्लासी का युद्ध। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं किसे किसे अपने में मिला लेता है। तो मीर जाफर को मिला लेता है, जो कि मुख्य सेनापति था, जो कि महान विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ, मगर ये अंग्रेज में मिल जाता है। मतलब कल के डेट में अंग्रेज फाइट लड़ेगा सिराजुद्दौला के साथ, तो ये साथ नहीं देगा, ये किसका साथ देगा? अंग्रेज का ही साथ देगा। 4 लाथिब था, जो कि सेना का नया का भी अधिकारी था। राय दुर्बल था, दीवानी अधिकारी था। मतलब सभी को, जगत सेठा बंगाल का सबसे बड़ा एक व्यापार था। अमीर चंद था, जो कि एक सबसे धनी व्यापारी था यहाँ पे। तो इन सभी को अंग्रेज अपने में मिला लेता है, और साथ में इनकी 2 मौसी होती है, जो कि ऑलमोस्ट इनकी दुश्मन होती थी। ये सभी मिल चुका है, साथ में सभी को यहाँ पे बात करें अंग्रेज के साथ में आ चुका है। अब सिराजुद्दौला तो बचा अकेले, तो जाहिर सी बात है हार तो होना ही होना है। थोड़ा सा और एक पॉइंट देखें, भाई अंग्रेज तो बहुत ही शैतान था, बट इंडिया के लोग समझ नहीं पाता था कि ये भले ही आपको ही कमजोर कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे अमीर चंद क्या करता है। अमीर चंद ने अंग्रेज से 30 लाख रुपया और साथ में सिराजुद्दौला के आधा खजाना का बात पे मानी थी। मतलब अमीर चंद्र बोला था कि हम आपको एक ही शर्त पे साथ देंगे, जब आप हमें 30 लाख रुपया देंगे और सिराजुद्दौला का आधा खजाना देंगे, तब हम आपके साथ दे देंगे। तो बोला ठीक है भैया, अंग्रेज मान गए कुछ पल के लिए यहाँ पे। मगर बाद में अंग्रेज तो बहुत ही हरामी था, उसने क्या किया था? बहुत ही शैतान था, हरामी उठ करने बहुत ही शैतान था। उसने क्या किया यहाँ पे? अमीर चंद्र को यहाँ पे क्या कर दिया? हत्या करवा दिया था। अमीर चंद्र को हत्या करवा दिया था, और उसके बाद क्या शुरू होता है? प्लासी का युद्ध शुरू होता है। अब हत्या क्यों करवा दिया था? कि उनको पैसा ज्यादा चाहिए, जो कि अंग्रेज को पसंद नहीं था। उस समय बोला ठीक है ठीक है, बाद में उनको बोला कि हत्या करवा दिया था। तो अब लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? प्लासी का युद्ध देखेंगे, ठीक है।
प्लासी के युद्ध में कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं, कौन-कौन से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। थैंक यू। और हाँ, हम आप लोग के लिए इन सभी का हम एमसीक्यू हम आप लोग को बुक भी प्रोवाइड कराएँगे और साथ में इनका जो नोट्स है ना, इनका हम बुक के रूप में पूरा ताकि कल की डेट में आपको सामने हो तो आपको पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आवे, ठीक है? जो कि एक हार्ड कॉपी के रूप में होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।